हाँ तो बच्चों देखो, हम पिछली क्लास में जो भाज्य गुणनखंड पढ़ रहे थे उसी के बारे में हम कुछ और चर्चा करते हैं कि भाज्य गुणनखंड से उनके अनुप्रयोग क्या है। अपने मुख्य तौर से भाज्य गुणनखंड तो पढ़ रहे थे पिछले वाली क्लास में। जैसे अपने आया था, हमें क्वेश्चन करते हैं 32,760 का निकालते। एक भाज्य गुणनखंड एक दो और बता देता हूँ, पिछले वाली क्लास में हमने निकाले थे क्योंकि रिपीट हो जाता है। तो देखो हमने क्या लेती है, भाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखना है तो 5, 7, 11, 13 और 17, फिर आता है 19, कुछ ऐसे भाज्य संख्या है, उन्हीं का गुणनफल निकालना है। तो हमने कहा था कि भाज्य गुणनफल निकालना तो ये रब कार्य करना है हमें। 30,007 हमें क्या करना है, इसका एक रब कार्य। ये नहीं है कि हम ऐसे वहां परीक्षा में भाज्य गुणनखंड पहले निकाले इतना बड़ा करें, नहीं, पीछे के पेज पे करना होता है। पहली चीज तो यही है, ध्यान में रखनी है। वहां भाज्य गुणनखंड निकालते तो मैंने कहा था कि पहले 2 से चेक करेंगे, ये संख्या 2 से विभाजित है, अंत में 0 है। तो मैं एक बार बता देता हूं, इसमें भाग दो, 32,760 में किसका भाग दे दो, 2 का। इतनी बड़ी नहीं आती, हालांकि छोटी छोटी संख्या आती, लेकिन एक बड़ा समझा दें तो फिर आपके माइंड में रह जाए कि कैसे करना है। एक समझाने का तरीका इतना बड़ा हो जाएगा तो मतलब काफी एग्जाम्पल एक तरीके से कवर हो जाए। भाग दो, देखो 3 में भाग देते हैं तो एक बार ही जाता है, एक बचा, 2 ले लिया, एक में भाग नहीं जाएगा। अब 12 है तो कितने से गुणा करूं 2 को कि 12 आ जाए, 6 दूनी 12, 2 के फाड़े को बोलेंगे 12 तक। 0 शेषफल बचा, 2 तो ले लिया, बचा 7 लिया, 7 में 2 का भाग देंगे, 7 या 6, बचा 1, 6 उतार लेंगे तो 8 दूनी 16, बचा 0। अब 0 लेंगे, 0 में नहीं जा रहा, एक संख्या लेने के बाद में लगातार दूसरी संख्या उतारते हैं तो 0 लगाया जाता है। अब आगे संख्या है नहीं तो 0 शेषफल रह गया बस। तो 16,380, तो यहां भाग मिल गया। अब फिर से 2 का भाग जा रहा है तो देख लो, 16,380 में 2 तो मिटाई देते हैं यही। 16,380 में 2 का भाग दो, देखो 16 एक में तो जाएगा ही नहीं, तो 8 दूनी 16, 0 उतारा 3, 2 एकम 2, बच्चा 1 उतारा 8, 9 दूनी 18, बच्चे 0, वापस से 0 उतारा, 0 में नहीं जाएगा तो आगे वाली उतारने के लिए 0 लगाना होता है, लेकिन आगे संख्या है ही नहीं। फिर से 8190, फिर 2 का भाग देते हैं तो फिर बताते हैं, ज्यादा नहीं बताएंगे वैसे। 2 का भाग देखो 4 दूनी 8, 0 एक उतारा, भाग नहीं गया तो 0 लगाते हैं। लगातार देखो एक उतारा, भाग नहीं गया इसमें, तो हम क्या करते हैं, वापस से एक संख्या और उतार लेने के लिए 0 लगाया जाता है, वापस से 9। अब 19 में भाग देंगे, 9 दूनी 18, एक बच्चा, 0 उतारा तो 0 उतारेंगे तो 5 दूनी 10, 4,095। अब देखो इसमें 3 का भाग जाता है क्या, 3 का भाग जाए करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, इन संख्याओं के अंकों को जोड़ो, 4 + 0 4, 4 9 13, 13 और 5 18, 18 में 3 का भाग जाता है, तो इसमें भी 3 का भाग जाता है। तो देखो अब 4,095 में 3 का भाग दो, 3 एकम 3, एक बार गया, एक बचा, उतारा 0, 3 तिया 9, 3 बार गुणा के 1 उतारा, 0 उतारी लिया, 9 37 18, बचा 1 उतारा 5, 5 3 15, 1,365। 3 का भाग दिया तो कितना भाग पे लाया, फिर 3 का भाग जाता है 1,365 में। तो देखो 2 3 का भाग, 4 3 12, बच्चा 1 लिया 6, 5 3 15, बच्चा 1 15, 5 3 15, तो कितना है 455। अब इसमें 4 का भाग नहीं जाता, 5 का भाग नहीं जाता, 455 है। देखो 3 का दिया, 455 में देखो 5 5 10 और 4 14, 3 का भाग नहीं जाता। अब 2 का देख लिया और 3 का देख लिया, अब इससे आगे किसका भाग देंगे, 5, 455 है, 5 का भाग जरूर जाएगा, 5 का देते हैं, 9 पंजो 45, 0 5 लिया, 91 आ गया। 5 का दिया तो कितना आ गया, 91। 5 का फिर नहीं जाएगा तो 2 3 5 हो गए, फिर 7 का देखेंगे, 7 का देखेंगे तो 13 7 91, ये तो सीधा ही हो जाता है, 13 में 13 का भाग। तो मैंने जो 32,760 संख्या थी
वो क्या है, इनका गुणनफल है 2। इन संख्याओं को लिख लो, 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा ये। तो फिर मैंने कहा था भाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, और जो संख्या रिपीट हो रही हैं, जितनी बार रिपीट हो रही है उतनी घात लगा दो। 3 2 बार है तो 3 की घात दो, 5 एक बार ही है तो लिखने की जरूरत नहीं है, 7 भी एक बार है। ये होता है किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड। ये क्या होता है, किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड, जो हमने यहाँ व्यक्त कर दिया है। अब हम जब यहां तक कर चुके हैं तो इसके अनुप्रयोग देखेंगे। और जो पहला अनुप्रयोग, यदि हम अभाज्य गुणनखंड, आपके यहाँ इतनी बड़ी संख्या नहीं आएंगी, लेकिन एक हमने समझाने के लिए किया था कि जो अपना पहला ही जो यहाँ टॉपिक आता है, उसमें जो क्वेश्चन क्या आते हैं कि आपको अभाज्य गुणनखंड की सहायता से क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है, मतलब महत्तम समापत्ति और लघुत्तम समापत्ति, और उनकी सहायता, उनका एक अनुप्रयोग भी है। 3 चीजें आती हैं, लघुत्तम समापत्ति, महत्तम समापत्ति, और तीसरी चीज क्या होती है, उन पर एक अनुप्रयोग आता है, जो एक एप्लीकेशन दी हुई है कि वो क्या होता है, वो 3 चीजें पढ़नी है। तो पहले देखो, हम निकालते हैं एलसीएम को बोलते हैं, एलसीएम बोलते हैं लघुत्तम समापत्ति, लघुत्तम समापत्ति। लघुत्तम समापत्ति निकालते हैं, जिसको एलसीएम बोला जाता है। इसी दो देखो, एलसीएम और एचसीएफ है, वो हमेशा 2 संख्याओं का निकाला जाएगा। कितनी संख्याओं का निकालेंगे, हमेशा 2 संख्याओं का। 2 संख्याओं का अर्थ क्या होता है, एलसीएम लार्जेस्ट कॉमन मल्टीपल। जो ऐसी वह छोटी, हिंदी में बोले तो वह छोटी से छोटी संख्या जो क्या करती है, जो दोनों संख्याएं उसको विभाजित करे। मतलब एक वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। देखो, सबसे पहले एलसीएम, और मैं ये बता दूं आपको, बाद में देखें, हमेशा कम से कम कितनी संख्याएं होंगी, कम से कम 2 संख्याओं का, अपने 2 ही है बस, 2 संख्याओं का निकाला जाता है। और होता क्या है, जैसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, फिर हम चर्चा करेंगे। फिर हम जो ये प्रमेय थी ना, आधारभूत, जो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, जो क्या कहती है कि किसी संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है, उसके द्वारा देखो कितना आसानी से निकाला जा सकता है। मैं कहूं आपके पास 2 और 3 2 संख्या दी हुई है, एलसीएम क्या होता है वैसे देखें। देखो, आप रट सकते हो सीधा, लेकिन पहले पता तो होना चाहिए कि एलसीएम की परिभाषा क्या होती है। आपको सीधी जो वही परिभाषा दी है छोटी क्लासों में, वैसे एलसीएम निकाल। इसका मतलब वह छोटी से 2 संख्याओं का एलसीएम क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें उन दोनों संख्याओं का भाग जाए। तो वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन दोनों का भाग जाए, तो 2 और 3 से तो बड़ी होगी। 4 है क्या, 4 में 2 का भाग जाता है लेकिन 3 का नहीं जाता। फिर आप चेक करोगे, ये तो छोटी संख्या है, वरना तो चेक ही नहीं करें। 5, तो 5 में देखो 2 का भाग तो जाता है, 3 का नहीं, 3 का जाता है नहीं, 2 का जाता है। फिर आप चेक करोगे 6, तो देखो 6 है जिसमें 2 का भाग भी जाता है, 3 का भी जाता है, और ये सबसे छोटी है। ऐसे तो देखो 12 भी है जिसमें 2 और 3 का जाता है, लेकिन सबसे छोटी नहीं है, सबसे छोटी तो 6 ही है। तो एलसीएम का मतलब लघुत्तम, देखो लघु में आता है वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन दोनों संख्याओं का भाग जाए, वह उन दोनों संख्याओं का एलसीएम या लघुत्तम समापत्ति कहलाता है। ये तो परिभाषा। अब कहोगे कि सर मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं कि 26 और 91 इनका एलसीएम निकालो, तो आप कहोगे कि सर दिक्कत हो गई, इनको तो कैसे हम चेक करें कि वह छोटी से, आप 92 लोगे कि आप फिर 93 लोगे, फिर ऐसे चेक थोड़ी करते, जो क्या पता कितनी बड़ी संख्या है। तो यहां इसका प्रयोग होता है, अपनी जो हमने पढ़ी थी ना प्रमेय, जो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, हम क्या कर लेते हैं, इनके संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। देखो 26 और 91 के अभाज्य गुणनखंड आप आसानी से कर ले सकते हो और उसके द्वारा निकाल सकते हो, ये इसका प्रयोग है। और वही देखो एचसीएफ क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लार्जेस्ट जो वहां होता है, लिस्ट कॉमन जो हम बोल सकते हैं इसको मल्टीप्लाई, मतलब उन दोनों संख्याओं का सबसे छोटी संख्या जो
और ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या, तो इसकी परिभाषा लिखूं, यदि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो उन दोनों संख्याओं को विभाजित करे, उल्टा है, उन दोनों संख्याओं को विभाजित करे, वह उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कहलाता है। और देखो, दो संख्याओं का एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें उन दोनों संख्याओं का भाग जाता है, उल्टा है यहां, उन दोनों संख्याओं का भाग जाता हो। एक एक चीज समझ रहे हैं कि दो संख्याओं का, तो कम से कम कोई भी दो संख्या, उनका एलसीएम एक वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें, अब आपको ये परिभाषा नहीं पूछेगा, मैं फिर कहता हूं, लेकिन कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं। और यहीं से अपना पहला क्वेश्चन होता है, मैं सीधा चला जाता तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो वह छोटी से छोटी संख्या, जैसे 2 और 3 है, तो वह छोटी से छोटी संख्या 6 है जिसमें इन दोनों संख्याओं का भाग जाता हो, वो इनका एलसीएम कहलाता है। मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जिनमें उन दोनों संख्याओं का भाग जाता हो। जबकि एचसीएफ क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो उन दोनों संख्याओं को विभाजित करे। जैसे मैं निकाल रहा हूं 4, और छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं, फिर निकालने का तरीका बड़ा आसान है, वो अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे हम। पहले उनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, पर आपको बेसिक कंसेप्ट ये होते हैं क्या एलसीएम ऐसे, वो तो पता होना चाहिए। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को विभाजित करे, पहले तो 1 इन दोनों को विभाजित करती है, फिर 2 देखो इन दोनों को विभाजित करता है क्या, 4 को भी करता है और 6 को भी करता है। फिर क्या पता और बड़ी संख्या भी हो जाए जो इन दोनों को 3 4 को नहीं करती, 6 को नहीं करती, 4 4 को करती, 6 को नहीं करती, फिर 5, फिर तो ऊपर चला गया, तो 5 तो 4 को, 1 को नहीं करेगा। तो होना क्या चाहिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को विभाजित करे। तो दोनों को विभाजित बड़ी से बड़ी संख्या तो 2 है जो इन दोनों को, और एलसीएम उल्टा होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसको दोनों संख्या विभाजित करे। एचसीएफ में तो क्या होता है, एक संख्या जो इन दोनों को विभाजित करे, और एलसीएम में क्या होता है, एक ऐसी संख्या जिसको ये दोनों विभाजित करें, ऐसा होता है। लेकिन ये हम कहां से निकालेंगे, यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे। छोटे से 2-4 क्वेश्चन इस पे करेंगे। तो देखो, अब आपने यदि अभाज्य गुणनखंड कर रखे हैं, जैसे मैं एक चीज, एक एग्जाम्पल लेता हूं, आपको कि सर हमें संख्या दे दी 2, आपका प्रश्नावली का प्रश्न है 26 और 91, इनके एलसीएम और एचसीएफ निकालने, तो हम कैसे निकालें, करते हैं हम यहाँ इनके एलसीएम। और तो इसको ऐसा नहीं कि हम वो संख्याएं छोड़ते जाएं, विभाजित करते जाएं जैसे हमने पहले किया, नहीं करना। हमें सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालना है दोनों के। तो दोनों के अभाज्य गुणनखंड देखो 26, 20 के आप निकालोगे, 2 का भाग जाता है 13 बार, 13 में कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो 26 के अभाज्य गुणनखंड यहां लिख लो, कितनी हुई, 2 गुणा 13। फिर हम देखते हैं कि 91, देखो ना 2 से विभाजित है, ना 3 से, फिर आता है 5 से भी नहीं है, फिर सीधा 7 से, 13 7 91, और 13 को 13 में 1। तो जो 91 के जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं वो कितने होते हैं, 7 गुणा 13। ये हो गए। जब हमने अभाज्य गुणनखंड निकाल ली, तो अब एलसीएम निकालना आसान है। वो कैसे निकाल, देखो एलसीएम वो कैसे निकालेंगे, एलसीएम हम, कि जो हमें प्रत्येक अभाज्य संख्या लेनी है, इसमें प्रत्येक अभाज्य संख्या की अधिकतम घात का गुणा नहीं लेना है। जो अभाज्य गुणनखंडों में प्रत्येक अभाज्य संख्या की अधिकतम घात, मैं लिखता हूं, यदि देखो अभाज्य गुणनखंडों से एलसीएम निकालना, ये ले, प्रत्येक अभाज्य संख्या देखनी है दोनों में। देखो इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, तो मतलब 2 की अधिकतम घात कितनी है, फिर 13, इसमें भी है, इसमें भी है, अधिकतम घात कितनी है, 1 ही है।
मैंने क्या कहा, प्रत्येक अभाज्य संख्या 2 और 13 तो हो गई, फिर इसमें चेक करेंगे कि वो दोनों में अलग है क्या। देखो 2 और 13 तो आ गई। कहने का मतलब ये करना है कि हमें हर जो अभाज्य संख्या दोनों के गुणनखंड में है उनकी अधिकतम घात लेनी है। 2 आ गई, एक अभाज्य संख्या 2 है, दोनों के गुणनखंड में है ना, उसकी अधिकतम घात 1 ही है दोनों में। 13 दोनों में है, अधिकतम घात कितनी है 1। लेकिन 7 भी तो एक अभाज्य संख्या है दोनों के गुणनखंड में, और उसकी अधिकतम घात कितनी है। अब क्या ऐसी कोई अभाज्य संख्या बची है। देखो 2 भी आ गई, 13 भी आ गई, 7 आ गई। मतलब प्रत्येक अभाज्य संख्या, तो जिन संख्याओं का हम एलसीएम निकालते हैं उसमें प्रत्येक अभाज्य संख्याओं की अधिकतम घात का गुणा, में प्रत्येक अभाज्य संख्याओं की अधिकतम घात का गुणा, 2 भी है, 7 भी है, 13, ये होता है एलसीएम। 13 दूनी 26, 7 नहीं, 13 7 91 गुणा 2 182। तो यदि मैं इसकी परिभाषा यहां से फिर और क्वेश्चन करेंगे हम खूब। एलसीएम क्या होता है, दो संख्याओं ए व बी का एलसीएम उन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड, उन संख्याओं के उन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड है ना, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की अधिकतम घात का गुणा, अधिकतम घात का, ये लाइन उठाओ तो उन संख्याओं में प्रत्येक के अभाज्य गुणनखंड में, जो प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड है ना, ये अभाज्य गुणनखंड में, इनमें प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड देखना है, हर वाला उसकी अधिकतम घात लेनी है, वो क्या कहलाता है, एलसीएम। ये होता है, मतलब प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड देखना है, 2 भी देखना है, 13 भी एक अभाज्य गुणनखंड है, 7 इसमें, लेकिन इसमें तो है प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड, मतलब हर अभाज्य गुणनखंड है उनकी अधिकतम, 2 की अधिकतम घात 1 ही दी है। जैसे और एग्जाम्पल लेते हैं हम यहां से जब इनके एग्जाम्पल निकले, 92 और 510 है, एक एग्जाम्पल लेता हूं, उसी से भी देखना। 92 और 510, तो देखो 92 के निकालो, यही चेक करेंगे, 4 6 46 23 दोनों, तो जो 92 के भाज्य गुणनखंड है 2 गुणा 2 गुणा 23, या मैं लिख लू 2 की घात 2 गुणा 2 की अधिकतम घात घातों के रूप में। फिर आता है 510, 510 का क्या है, हमें रब कार्य करना है, ये तो यहाँ समझा रहे हैं, तो 5 दूनी 5, 255, 2 का भाग नहीं जाता, 3 का जाता है, तो 8 3 24, 5 3 15, 8 और 5 14 नहीं जाता, 5 का भाग जाता है, 17 पंजो 86। ये होता है। तो देखो 510 का भाज्य गुणनखंड कितना हुआ, 2 गुणा 3 गुणा 5 हो गया। तो वो पूछता है एलसीएम ज्ञात करो। क्या पूछता है, एलसीएम। आपने हालांकि पहले भी पढ़ रखे होंगे, ये एलसीएम कैसे ज्ञात होगा। तो देखो इस एलसीएम में हम क्या करेंगे, देखो प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड, मतलब जो अभाज्य संख्या है ना कि गुणनखंड में, उनको प्रत्येक को देखना है। पहले 2 देख लो, ऊपर वाली को पहले देखो, फिर नीचे वाले में जाए। 2 2 इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन अधिकतम, अब इनको काटते भी जाओ आप, यदि देखो अंडरलाइन, 2 की अधिकतम घात कितनी है, 2, 2 तो पूरा हो गया, 23, 23 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, अंडरलाइन करते जाओ जो जो पूरी हो रही, लेकिन 23 की अधिकतम घात तो कितनी है, 1, 23 भी हो गया, ये वाले पूरे हो गए, लेकिन ये 3 बचा है ना, इस 3 इसमें नहीं है, लेकिन इसमें कितनी बार है, 1 बार। अधिकतम घात मतलब कितनी बार ज्यादा है, 5 इसमें नहीं है, लेकिन इसको भी यहाँ 5 गुणा 17 इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है, तो 17, ये होगा इनका एलसीएम। 4 गुणा 23 गुणा 3 गुणा, अब इनको आपको गुणा करना होगा इतना, ये इनका एलसीएम होता है। काफी बड़ा है, इतना बड़ा क्वेश्चन आता नहीं।
मतलब अधिकतम प्रत्येक जो अभाज्य संख्या है उनकी अधिकतम घात का गुणनफल। फिर आता है एचसीएफ। देखो ये तो अधिकतम है। फिर हम पूछें एचसीएफ क्या होता है, जो नया टॉपिक है उसमें एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड से एचसीएफ कैसे नहीं। अब देखो कितना आसान होता है, वरना आप क्या कोई संख्या एक एक संख्याओं को सोचो थोड़ी, लेकिन जो गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं या जो आधारभूत प्रमेय इसकी सहायता से कितना आसान है। इसमें क्या होता है, आपको दो संख्या दी हुई है, जैसे 12 है और एक है 48। इसको एचसीएफ निकालोगे तो पहले भाज्य गुणनखंड तो करने ही होंगे। देखो इजी है, 4 3 12 48। अब इसको ऐसे लिख लो 2 की घात 2 गुणा 3, और ये कितना हो गया 2 की घात 4 गुणा 3। नीचे लिख लोगे तो ज्यादा आसान। फिर दोनों के साथ के कुछ एग्जाम्पल और करेंगे हम। 2 की घात 3 2 गुणा 3, 2 की घात 4 गुणा 3। एचसीएफ निकालते हैं तो क्या करना होता है, एचसीएफ फिर और देखेंगे एग्जाम्पल। इसमें क्या होता है, देखो उसमें उभयनिष्ठ की कोई परिभाषा नहीं थी, उसमें तो प्रत्येक गुणनखंड देखना था अभाज्य वाला और उसकी अधिकतम घात लेनी थी। यहां क्या होगा, वही गुणनखंड देखने हैं एचसीएफ में, वही गुणनखंड देखने हैं, अभाज्य संख्याएं वही देखनी है। मतलब गुणनखंड मतलब ये जो संख्या वही अभाज्य संख्याएं देखनी है जो दोनों में हो। जैसे 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, वो दोनों में हो ना, और उनकी सबसे कम घात लेनी है। एक तो दोनों में होनी चाहिए और एक उनकी सबसे कम घात। दोनों में है 2, सबसे कम घात कितनी है 2 की घात 2। फिर 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, सबसे कम घात दोनों में एक एक ही है तो 3 है। ये इसका 12। जबकि एलसीएम क्या होता है, एलसीएम क्या बताया था, प्रत्येक अभाज्य संख्या देखनी है और उसकी अधिकतम घात लेनी है। 2 की यहाँ अधिकतम घात 2 है, 2 की अधिकतम घात 4 है, तो 2 को देखो ऐसे अंडरलाइन करके कैंसिल कर दो। अधिकतम घात कितनी आई थी 4। यहाँ ज्यादा लेनी है और प्रत्येक की लेनी है। 3 इसमें भी है 3 इसमें है, अधिकतम कितना हो गया संख्या, ये हो जाएगा 48। जबकि एचसीएफ में क्या लेना है, एचसीएफ में वो संख्याएं देखनी है, वो अभाज्य संख्याएं देखनी है जो दोनों में हो और उनकी सबसे कम घात लेनी है। दोनों में नहीं है, जैसे एक सीधा एग्जांपल लेता हूं मैं, ऐसे ही कोई संख्या नहीं लिख रहा हाथ, और एक ले लिया मैंने 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 11 गुणा 13। अब मैं पूछूं एचसीएफ निकाल, क्या एचसीएफ निकाल, तो क्या करोगे आप, एचसीएफ हाईएस्ट। एचसीएफ निकालने का मतलब है सबसे पहले दोनों में जो गुणनखंड किए हुए हैं ना, उनमें वो भाज्य संख्याएं देखो जो दोनों में कॉमन है, पहले उसको अंडरलाइन कर लो। देखो 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, 5 इसमें भी है 5। अब 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसको छोड़ो। 11 इसमें नहीं है लेकिन इसमें नहीं है, 13 भी नहीं है। अब जो इसमें दोनों में है 2, तो उसकी सबसे कम घात लेनी है। 2 की सबसे दोनों में कम घात कितनी है, 2 की घात 3 है सर, ठीक है। तो 3 की घात, यहाँ तो 3 ही लिखा हुआ मतलब 1 होता है, 3 की घात 1 है, यहाँ 3 की घात कितनी है 3, तो सबसे कम लेंगे तो 3 ही आ जाएगा। 5 की दोनों में 1, इतना ही होगा जो दोनों में हो। मतलब जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होते हैं, उभयनिष्ठ अभाज्य संख्याओं की अधिकतम घात या उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की अधिकतम घात का गुणा होता है। परिभाषा क्यों याद करनी, हमें तो बस समझना है। परिभाषा 10वीं में नहीं पूछता कोई। 8 3 24, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, तो 20 हो ये तो। लेकिन एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम में एक चीज, एचसीएफ में तो दोनों में उभयनिष्ठ होना चाहिए। एलसीएम में क्या है, एक तो जरूरी नहीं है दोनों में हो, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड देखेंगे, मतलब प्रत्येक अभाज्य संख्या देखेंगे और उसकी भी अधिकतम घात लेंगे। जैसे 2 की घात 3 है, 2 की घात 4 है तो दोनों में तो कोई दिक्कत नहीं है अपने, लेकिन उसकी घात अधिकतम लेंगे। फिर 3 पे आएंगे, ऊपर वाले से शुरू करेंगे। 2 हो गया, 3 की घात यहाँ तो 1 है, यहाँ 3 है, 3 की अधिकतम घात कितनी है 3, ये लेंगे। एलसीएम में अधिकतम लें,
5 दोनों में एक एक है तो 5, 7। अब देखो 7 यहां नहीं आता, लेकिन यहां मैंने कहा था ना अधिकतम घात, 7 की अधिकतम घात नीचे वाले में तो 0 एक कोई है ही नहीं, लेकिन इसकी अधिकतम घात एक बार है। ये तो पूरी हो गई, 2 पूरा हो गया, 3 भी आ गया, 5 भी आ गया, 11 नहीं आया। अब देखो 11 यहां कितना बड़ा मैटर करता है, ऊपर वाले में नहीं है लेकिन नीचे वाले में है ना 11, और उसकी घात कितनी है, अधिकतम एक ही रहे, 13 इसमें है और ऊपर वाले में नहीं हो चाहे, हमें तो हर का देखना है। 13 की अधिकतम घात यहाँ कितनी है, एक। ये होता है, इसको गुणा करेंगे तो एलसीएम आएगा इन संख्याओं का। तो दो ही चीजें हैं, एलसीएम और एचसीएफ में हमें क्या देखना है, कोई भी दो संख्या दी हुई हो, पूछ सकता है छोटा क्वेश्चन आधा नंबर का पूछ सकता है कि इसका एचसीएफ क्या है। देखो क्वेश्चन क्या आएगा यहाँ से मुख्य तौर पर देखें, और एलसी आधा नंबर का क्वेश्चन पूछ ले कि इसका एचसीएफ निकालो, जो शुरू में 1 नंबर का क्वेश्चन होता है, इसका एचसीएफ बताओ, दो संख्या दी हुई है इनका एचसीएफ बताओ, दो संख्या दी हुई इनका एलसीएम ज्ञात करो। आपको अभाज्य गुणनखंड वगैरह यहाँ नहीं पूछेगा, वो तो रिटर्न वाले प्रश्न में पूछता है। 1 नंबर का पूछे कोई क्वेश्चन कि जैसे मान लो 121 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए, क्वेश्चन तो हुआ था। तो आपको जब अभाज्य गुणनखंड करने आते हैं तो फिर इनकी मदद से देखो, वरना एचसीएफ एलसीएम आसान नहीं है। मैं कह दूं इस संख्याओं का, जैसे इसका 48, मैं आपको पूछूं 12 और 48 की जो एलसीएम निकालो, इनका एचसीएफ निकालो, ये तो थोड़ी छोटी संख्या है, और बड़ी संख्याएं दे दी, जैसे ये कितनी बड़ी संख्या है, इनके निकालना हो तो वो कितना मुश्किल हो जाएगा। तो अभाज्य गुणनखंड की, अब अभाज्य गुणनखंड में भी एक चीज देखनी थी हमने, फिर बताया, और वो क्या देखनी है, वो हमें क्या देखना है कि जो भी है एचसीएफ निकालते हैं तो पहले तो देखेंगे कि दोनों में है क्या। एचसीएफ निकालना है तो दोनों में देखना है, प्रत्येक अभाज्य जो गुणनखंड है वो दोनों में देखना है। देखो 2 है, दोनों में है तो उसकी सबसे कम घात लेनी है, 2 की घात 3, 3 दोनों में है तो सबसे कम घात लेनी है, यहां है 3 की घात 1, 5 दोनों में है सबसे अधिक, अब 7 दोनों में नहीं है, नीचे वालों में 11 दोनों में नहीं है, 13 दोनों में नहीं, इनको नहीं लिखना। एचसीएफ में दोनों में होना चाहिए और उनकी भी सबसे कम घात। एलसीएम क्या कहता है कि हमें दोनों की जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही बहुत हूं, अकेले भी मेरे अंदर आएंगे और सबसे ज्यादा वाले आएंगे। एल का आप यहाँ लार्जेस्ट से देख सकते हो, समझो तो वैसे लिस्ट होता है। 2 दोनों में है तो अधिकतम, 3 अधिकतम कितनी है, 3 घात है, 5 की अधिकतम कितनी है, 1 है। अब 7 दोनों में नहीं है लेकिन अधिकतम घात कितनी है, यहाँ एक बार ही है तो 7 एक बार आ जाएगा, 11 11 रह गया ना नीचे वाली में, तो 11 की अधिकतम घात 1 है, 13 की अधिकतम, सबको करना होगा, इनका गुणा करेंगे, वो इनका एलसीएम आता है। आपके इतना बड़ा नहीं आता, छोटी संख्या आती, लेकिन समझाने के पर्सपेक्टिव से है। ये है एलसीएम और एचसीएम। अभी इसका एक इस प्रश्न जो एक अपनी प्रश्नावली 1.1 है, इसके भी कुछ अपने भाग बचे हुए हैं, तो कल हम आगे वाली जो क्लास है, इस क्लास को आज यहीं विराम देंगे। आगे वाली क्लास में हम सारी चीजें देखेंगे, जो प्रश्न भी है अपने, और इसमें इसका एक जो कंसेप्ट और बचता है, छोटा सा ही कंसेप्ट है कि वो यहीं देख लेते हैं, फिर प्रश्न भी कर लें कि कोई भी दो संख्याएं हैं ए और बी, तो उन संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल उन संख्याओं के एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर होता है। दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणा के बराबर होता है। जैसे छोटा सा एग्जांपल है, फिर हम आगे क्वेश्चन कल देखेंगे इस चीज पर, आज इतना ही करेंगे। 12 और 48 थे, आपको प्रूव करवाना पूछ सकता है 2 नंबर का क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए दो संख्याओं। तो देखो 12, तो 12 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 गुणा 2 गुणा 3। 48 को क्या लिख सकता हूं, 2 गुणा 2 गुणा 3, मतलब 2 की घात 2 गुणा 3, और ये है 2 की घात 4 गुणा 3। तो एचसीएफ क्या आएगा इन दोनों संख्याओं का, एचसीएफ कितना आता है, देखो हमें देखना है एचसीएफ में क्या देखना है, पहले तो दोनों में होना चाहिए और सबसे कम घात, 2 अभाज्य गुणनखंड दोनों में, और सबसे कम घात कितनी है, 2 की घात 2। 3 दोनों में, और सबसे घात 3 इतनी, तो ये 12। एलसीएम, एलसीएम क्या करेंगे, दोनों में जरूरी नहीं है, अधिकतम जरूर लेनी है। 2 की घात अधिकतम 4, 3 की अधिकतम घात 1 ही है, बाकी कुछ और है ही नहीं, तो 16 दूनी 48। देखो दो संख्याओं का गुणा, संख्याएं कौन सी है, 12 और 48, इनका गुणा किसके बराबर है, एचसीएफ गुणा एलसीएम के तो बराबर होता है। बाकी और भी देखेंगे, ये कल हम दोबारा से भी देखेंगे। आज तक के लिए तो यही
यहाँ से प्रश्नावली क्वेश्चन भी शुरू हो जाते हैं। आपको एचसीएम गुणा एलसीएम आता है, तो उन दो संख्याओं का एलसीएम गुणा एचसीएफ इसके बराबर होते हैं, मतलब उनका लघुत्तम समापवर्ती गुणा महत्तम समापवर्ती उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ये दो चीजें से प्रश्न पूछा जाता है। एक तो भाज्य गुणनखंड निकालना, दूसरी चीज क्या है अपने यहाँ पे कि इन दोनों का गुणा और उनके एलसीएम निकालना, एचसीएफ निकालना। मेन चीजें यही है। लेकिन संख्याओं पर अब देखो, परिमेय संख्याओं पर अप्रिमेय संख्याएं आगे वाली चीज में आएंगी, तो हम वो वहां देखेंगे। तो के लिए धन्यवाद।